वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हम लोग करेंगे नवंबर के लास्ट वीक के करंट अफेयर्स को। जैसा कि आप लोगों को ये चीज पता है कि हम लोगों से एग्जाम में हमेशा ही करंट अफेयर्स का अच्छा खासा पोर्शन पूछा जाता है। तो अभी की जो हम लोगों की पहले की वीडियोस हो चुकी हैं उसमें हमने 3 वीक्स के करंट अफेयर कर लिए हैं। अब हम 4th वीक स्टार्ट कर रहे हैं। देखो एक चीज और, आप सभी बच्चों को एक बात समझनी होगी कि जो करंट अफेयर यहाँ पे कराए जाते हैं, अगर आप वीकली फॉलो कर रहे हो तो बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि इसमें जितने भी मैं इंफॉर्मेशन देती हूँ वो बहुत ज्यादा होती है। मतलब आप उसमें यूपीएससी की भी अगर तैयारी कर रहे हो, यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सब में बहुत हेल्पफुल होगी। और उसके बाद आप क्या कीजिए कि जैसे ही आपका वीकली चारों महीने हफ्तों का कंप्लीट हो जाए तो आप साथ ही साथ मंथली को भी कंप्लीट कर लो, क्योंकि मंथली करंट अफेयर बहुत जरूरी है। ये पूरे मंथ को कवर कराता है, वीक में जितना भी आपने पढ़ा है सारी चीजें, और अगर आप डेली फॉलो कर रहे हो तब तो बहुत ही फायदा मिलेगा। तो सब चीजों को कंपाइल करके जब मंथली करंट अफेयर आपको मिलता है तो आपसे सारा कुछ रिवाइज हो जाता है। तो बेसिक बात यह है कि जितना भी करंट अफेयर होगा कुछ भी छूटेगा नहीं, अगर आप सारा कुछ डेली डेली हमेशा जैसे जैसे बताया जा रहा है उसी पैटर्न में फॉलो कर रहे हो तो। समझ गए बात को? तो इसी ये पैटर्न होता है। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ रहा है तो इस चीज का दिमाग में रख के वो अपने करंट अफेयर को कंप्लीट करे। ठीक है? और बाकी अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो भाई ये है हमारे नंबर्स, इस पे आप कॉल करके अपनी पीडीएफ भी बहुत इजीली ले सकते हो। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके जो भी इंफॉर्मेशन वहां पे आती है वो अपडेटेड ले सकते हो सारी। बाकी देखो, हमेशा जैसे मैं हमेशा इसे लेकर के आती हूँ क्वेश्चंस। तो पहला हम लोगों का जो है वो है फर्स्ट डे, जो मैं हमेशा लेके आती हूँ डे से जुड़ा हुआ। तो सबसे पहला है हमारा सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन डे, जिसे हम कहते हैं सतत परिवहन दिवस। अब ये दिवस वैसे तो देखो कभी इतना ज्यादा पूछा गया नहीं है, बट हो सकता है कि कोई एक आधा क्वेश्चन इस टॉपिक पे भी बन जाए आने वाले एग्जाम्स में, राइट? तो ये जो डे है वो 26 नवंबर को नहीं, 24 नवंबर को आता है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, ठीक है? इसमें आप इसको करेक्ट कर लेना। तो वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन डे 24 नवंबर को हर महीने हर साल जो है वो मनाया जाता है। यही हमारी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एजेंडा है जो कि वो कंप्लीट करती है। क्योंकि देखो यार, ट्रांसपोर्टेशन और परिवहन भी उतना ही जरूरी है जितना हम क्लाइमेट चेंज और बाकी सब चीजों पे बात करते हैं, ये भी उतना ही जरूरी है। तो उसी के लिए यहाँ पर अलग से एक जो है सतत परिवहन सतत विकास करके स्टार्ट किया गया है। आप इसका क्या याद करोगे? एग्जाम के लिए क्या जरूरी है? बेसिक बात तो वही है कि हमें एग्जाम के लिए क्या पूछा जाता है। तो देखिए भाई, एग्जाम के लिए जो पूछा जाता है वो है सबसे पहले तो जो हमारा थीम है। थीम हमारे लिए बहुत जरूरी रहती है। एग्जाम में थीम पे सवाल बनते हैं, तो आप लोगों को भी थीम लर्न करके जानी है। दूसरा इंपॉर्टेंट एक जो दिवस है वो याद करके जाना है। दूसरा, एक 26 नवंबर हमारा संविधान दिवस होता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है। ये भी आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है? तो वो वैसे मैंने इस बार की उसमें नहीं रखा क्योंकि मैं आपको अलग से इसको कराने वाली हूँ। ठीक है ना? अभी पढ़ेंगे इसके बारे में भी। 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है, क्योंकि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था। 9 दिसंबर 1946 से स्टार्ट हुआ। एक बार रिवाइज कर लेते हैं मेरे साथ। आता है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। रिविजन ही तो करनी है, कौन सी इसमें बहुत बड़ी बात है ना? तो असल में शुरुआत 9 दिसंबर 1946 से होकर के 26 नवंबर 1949 तक चली। और होते होते ये पूरा 2 साल 11 महीने 18 दिन तक चला। और इस पूरे टेन्योर में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर होता है। इस डेट को तभी हम मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे या लॉ डे भी। ठीक है? लॉ दिवस भी मनाया जाता है। हालांकि वो बात अलग है कि ये लागू इस डेट को हुआ था, रिपब्लिक डे सब जानते हैं इस डेट के बारे में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी जो पूरी संविधान सभा थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया है, ये संविधान सभा ने जो अपना काम है पूरा, ये इन्होंने प्रेसिडेंट थे एक,
टेम्पररी सच्चिदानंद सिन्हा और परमानेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके द्वारा पूरा किया गया था, जिसमें बेहद बहुत सारी कमिटीज रही हैं। उन कमिटीज पे भी कई बार इधर उधर से सवाल जो है वो बन जाते हैं कि कौन कौन सी कमिटीज रही हैं, क्या है। कभी कभी बन जाते हैं, मैं ये नहीं कही हमेशा इन पे सवाल आते हैं, कभी कभी ऐसा सवाल भी बन जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा डेज में इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद मैं हमेशा डिफेंस की न्यूज लाती हूँ, तो इस हफ्ते की बिल्कुल डिफेंस की दो इंपॉर्टेंट न्यूज रही हैं, तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहली तो रही है नैट पोलरिक्स एक्सरसाइज के बारे में। अब ये भी एक एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि भाई ये जो एक्सरसाइज है ये क्या खास है इसके अंदर, है ना। नेट पोलरिक्स एक्सरसाइज, ये असल में फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज। किसके द्वारा? पॉल्यूशन की 25 तारीख को हुई थी, वाडीनार गुजरात। लोकेशन क्या है? वाडीनार। ठीक है, तो हमारी किसने कंडक्ट करी है, इंपॉर्टेंट है, ये कंडक्ट की गई है इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा। तो कोस्ट गार्ड ने पूरी यहाँ पर एक्सरसाइज को 9th स्टार्ट करी है। इस पूरे को रिव्यू करा गया, यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स बहुत सारे कंट्रीज के यहाँ पर आए थे, जिसमें ये बताया गया कि अगर कभी भी ऑयल स्पिलिंग हो जाती है, ऑयल स्पिलिंग के लिए हमको किस तरीके से पॉल्यूशन कंट्रोल करना है, और ये सारी चीजें जो है वो वाटर मैरीटाइम से जुड़ी हुई की गई। इसमें काफी सारे प्रोविजंस इसके ऊपर बताए गए। ठीक है, और वही इसके अंदर काफी सारे आत्मनिर्भर भारत की चीजें दिखाई गई कि भाई हम किस तरीके से मरीन पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए काफी हद तक एफर्ट्स को कर रहे हैं। तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि नेट पोलरिक्स एक्सरसाइज किसने कंडक्ट करी थी? आंसर हो जाएगा इंडियन कोस्ट गार्ड। दूसरा, ये एक्सरसाइज कहाँ पे कंडक्ट हुई है? वाडीनार गुजरात। कल को वाडीनार पे भी क्वेश्चन बन सकता है, वाडीनार ये पूछ लेंगे कि ये मैच द फॉलोइंग में आता है ना, तो वाडीनार की क्या है? तो वो एक गुजरात में जगह का नाम है, और ये एक कोस्टल एरिया है ना, जहाँ पे हमारे पोर्ट्स बने होते हैं, कोस्टल। देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट गुजरात में पड़ता है ये। ठीक है, तो बस बस इतना ही याद कर लोगे उतना भी बहुत है, मेन मेन बात याद रखनी है। अगला तो भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे तो बड़े ही बार सवाल आ चुके हैं। जो सूर्य किरण पिथौरागढ़ में हुई है, तो ये एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती है? इंडिया और नेपाल के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, नाम है उसका सूर्य किरण। ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है। 24 तारीख को शुरू हुई थी। पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ कहाँ पे लोकेटेड है? हमारे भारत के उत्तराखंड में। तो ये 24 से लेके 7 तारीख तक शुरू हुई। हर मतलब ऐसा होता है कि एक बार नेपाल होगी, एक बार इंडिया होगी। तो इस बार 2023 की जो एक्सरसाइज है, ये इंडिया पिथौरागढ़ में की गई है। कि कौन? इंडियन आर्मी ने किया यहाँ पर रिप्रेजेंट, और नेपाल की तरफ से भी यहाँ पर आर्मी पहुंची थी, और नेपाल की तरफ से रिप्रेजेंट किया था तारा दल बटालियन ने। इंडिया की तरफ से इंडियन आर्मी की बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट, उन्होंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था, जिसका मेन काम था, दोनों कंट्री से एक दूसरे को कभी भी डिजास्टर आ जाता है ना, हमारे आपस में डिजास्टर मैनेजमेंट। क्योंकि हम लोगों ने खूब मदद करी यार नेपाल की, और करते हैं, आज भी करते आ रहे हैं, है ना। हम आज भी खूब मदद करते आ रहे हैं नेपाल की, कि भाई किसी ना किसी तरीके हम लोग नेपाल में मदद भिजवाएं, चाहे मेडिसिन भिजवाएं, चाहे वहां पर पावर प्लांट्स लगाएं, काफी कुछ मदद करते हैं। तो ये सब कुछ है हमारा उनके साथ। एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट है, सूर्य किरण एक्सरसाइज। इस पे सवाल भी कई बार आ चुका है, तो मैं तो यही बोलूंगी कि पढ़ के जाओ थोड़ा सा इसके बारे में, है ना। मेन मेन पढ़ के चले जाओ, बहुत है। बाकी एक्सरसाइजेस तो खूब सारी होती है, ये तो चलो एक ही नाम मैंने आपको बताया। पर एक्सरसाइजेस सिर्फ नेपाल के साथ नहीं, यूएसए के साथ होती है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यूएसए के साथ इंडिया की कौन कौन सी एक्सरसाइजेस होती है उसकी एक लिस्ट देंगे, क्योंकि आपको करीब करीब चार तो बतानी ही पड़ेंगी। है तो ज्यादा, पर मेन मेन अगर आप यहाँ पर जॉइंट एक्सरसाइजेस में चार एक्सरसाइज भी बता देते हैं, बहुत है। इंडिया यूएस की, ठीक है ना, आप उसमें से चार एक्सरसाइजेस बता दो, बहुत है। चार की लिस्ट मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करें कि इंडिया और यूएस की कौन कौन सी होती है। ठीक है, बढ़े हम आगे। अगला आर्टिकल हम लोगों का COP 28 पे है। COP 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 दुबई यूएई में स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, हर साल होता है, और अब जो है इसको COP को वहां पे स्टार्ट किया गया है। ये यूएई की एक सिटी है। ठीक है, दुबई बहुत लग्जरी के लिए जाना जाता है, बुर्ज खलीफा वो तो आप जानते ही हैं, है ना। तो वो उसके लिए भी जाना जाता है,
काफी मतलब फेमस है, और इंडिया के तो खूब लोग वहां जाते हैं। और दूसरी बात, इंडिया के खूब लोग तो जाते ही हैं, पर इंडिया के मतलब लोग काम करने के लिए भी वहां पे बहुत ज्यादा जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से याद रखना है, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स कहते हैं, और इसकी कैपिटल जो है वो दुबई नहीं है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कैपिटल है आबू धाबी। ठीक है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन लेकिन दुबई में रहती है, ये बात भी दिमाग में रखिएगा। सबसे ज्यादा अरबी भाषा वहां पे बोली जाती है, लेकिन दुबई में अच्छी खासी पॉपुलेशन वहां पे रहती है, लोग काम करते हैं। और वर्ल्ड में काफी जबरदस्त जो बिल्डिंग सबसे बड़ी बड़ी हैं, 5 स्टार होटल्स हैं, वो दुबई में ही है। दुबई जो है फेमस ही बेसिकली इन चीजों के लिए सबसे ज्यादा रहा है ना। सुना ही होगा आप लोगों ने भी। और लोग खूब जाते हैं, इंडिया तो खूब बसा हुआ है वहां पर। वहीं पर ही COP28 को स्टार्ट किया है, जहां पे मेन ऑब्जेक्टिव, मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता देती हूँ। इनका मेन ऑब्जेक्टिव है COP का, कि हम लोगों को जो अर्थ के टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लाने की बात की गई है, ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग से निपट सके। असल में टेम्परेचर 2.53 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। तो इस टेम्परेचर को इतने तक लाने के जो एफर्ट्स है ना, जो पेरिस अग्रीमेंट और बहुत पुराने पुराने से चलते आ रहे हैं, उसको यहाँ पे कंट्रोल किया जाए। वही बात है ना कि कंट्रोल हुआ नहीं है अभी तक। उसी के लिए स्टेप्स लेने के लिए बात की जा रही है कि हम लोगों को कंट्रोल करने की जरूरत है। ठीक है। COP28। बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगला, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी, एक बहुत ही फेमस, जैसे आपने ऑक्सफोर्ड का नाम सुना हुआ होगा, है ना, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी सुना होगा, तो ऐसे ही एक पब्लिशिंग कंपनी है जिसका नाम है मरियम वेबस्टर। ठीक है, मेरियम भी पढ़ सकते हो। इन्होंने हर साल जो है एक वर्ड ऑफ द ईयर निकालते हैं। तो इस बार का वर्ड निकाला है ऑथेंटिक। क्यों? क्योंकि फेक चीजें बढ़ती जा रही हैं। फेक चीजों के बढ़ने की वजह से इन्होंने एक शब्द निकाला ऑथेंटिक। मतलब क्या होता है? जेन्युइन, है ना। ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है? एकदम प्रमाणिक, जो कि सही है। क्योंकि अब आज के समय की जो ये एज है वो डीप फेक की है। डीप फेक का मतलब क्या है? जैसे आपने देखा होगा, वीडियो वायरल हुई थी बहुत ज्यादा, राश्मिका मंदाना जो है, जो कि अभी एनिमल मूवी में जो लोग कह रहे हैं उनको भाभी नंबर 1 के नाम से, मतलब मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगा वो पढ़ के। पर हाँ, काफी वायरल हो रही हैं चीजें। तो वो हीरोइन जो है, वो एक्ट्रेस, उनकी भी एक वीडियो वायरल हुई थी इस तरीके से। ऐसी आलिया भट्ट की भी वीडियो वायरल हुई थी। ऐसे ही और भी वीडियोस अलग अलग की वायरल हो रही है, काफियों की हुई है, हमारे प्राइम मिनिस्टर की हुई है। तो ये जो एक ना फेक वीडियोस बना रहे हैं, किसी और का आवाज लेके, किसी और की फोटो लेकर के कर देना व्यूज के लिए, तो उसकी दुनिया में एक शब्द निकाला है ऑथेंटिक, जो कि हमें सही के ऊपर राह दिखाता है। तो वो ऑथेंटिक शब्द इस बार जो है वो नया निकाला गया है। ठीक है, समझे बात को। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा वर्ड पॉपुलर रहा या क्या क्या कैसा रहा। ठीक है ना। और एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी निकाला है। अब आपने मरियम वेबस्टर का पढ़ लिया, तो अब आप एक ऑक्सफोर्ड का भी पढ़ लो। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 है रिज। वर्ड ऑफ द ईयर रिज, RIZZ। रिज का मतलब होता है स्टाइल, चार्म, अट्रैक्टिव। ये इसका मतलब होता है ना, करिश्मा। जैसे हम कहते हैं ना, करिश्मा है उसका, यार उसका तो स्टाइल है। वो करिश्मा का एक शॉर्ट टर्म निकाल दिया उन्होंने, रिज। ठीक है, बस वही ये है। आज के टाइम पे ना ये वर्ड को ऐसे कर देते हैं, घुमा फिरा के इतना वो कर देते हैं ना सारे के सारे। तो बस वही चीज है, आपको जो पता होना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में तो सवाल ऐसे ही बनेंगे ना भाई, अब जो भी है पढ़ना तो पड़ेगा ही अपने को भी। और ऐसे ही कैम्ब्रिज जो हमारी डिक्शनरी है उसने भी निकाल दिया। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी का भी पढ़ लो भाई, वो है हैल्यूसिनेट। वो है वर्ड ऑफ द ईयर, हैल्यूसिनेट। ठीक है, तो नए वर्ड्स हैं ये वाले जो कि अलग अलग निकाले गए हैं। अपने को ये सारे शब्दों का पता होना चाहिए। तो मैंने अब आपको क्या कर दिया, 3 मेन इंपॉर्टेंट डिक्शनरीज हैं, मरियम वेबस्टर, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड। तीनों के वर्ड ऑफ द ईयर आपको पता होने चाहिए। ठीक है ना। हो जाएगा अब लर्न। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़ो आगे। अब एक रिपोर्ट और निकाली गई है, रिपोर्ट का नाम है यहाँ पर एमिशंस गैप रिपोर्ट। अभी एमिशंस गैप रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? ये यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है। सीडीएस और सीएपीएफ एग्जाम में क्वेश्चन था, एमिशंस गैप रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय। सो एमिशंस गैप रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है। अब ये रिपोर्ट ने वही सेम बात जो मैंने आपको बताई, कि हम लोगों का टारगेट कितना है, 1.5 डिग्री सेल्सियस, पर हम तो बढ़ते जा रहे हैं उससे। तो वही एमिशंस तो बताए इन्होंने। इन्होंने इस रिपोर्ट में यही तो हमको डिटेल दी।
कि हमारे जितने भी हम लोग ये करते हैं एमिशंस, तो हमें कैसे इनको रिड्यूस करना है, हमने इनको कैसे कट डाउन करके इसको बिल्कुल एग्जैक्ट जो अपन लोग चाहते हैं जिस पोजीशन पे, वो लेकर के आना है। तो ये 2023 की रिपोर्ट ने काफी नई नई बातें और सामने हमारे सामने ली, और उन्होंने बोला कि भाई अब जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस हो रहे हैं ना, वो हिट कर गए रिकॉर्ड को भी, मतलब जबरदस्ती हो गया, रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए इन्होंने तो। ठीक है। तो ये बात इन्होंने कही कि भाई पेरिस अग्रीमेंट पे हम लोग एकदम तरीके से नहीं आ पा रहे हैं, ट्रेंड्स को और बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं हम प्रीवियस ईयर से ज्यादा, जबकि हमको तो डिक्रीज करना था। हमको 2030 तक आते आते करना है, टारगेट हमने जो सेट किए वहां तक लेके आना, चलो 1.5 तक नहीं, कम से कम 2 डिग्री सेल्सियस तक लेके आओ। लेकिन नहीं, अभी तक कार्बन डाइऑक्साइड में जबरदस्त नए रिकॉर्ड्स बने हैं, और ज्यादा हिट कर गई है, तो वो चीज तो बड़ी समस्या हो गई, है ना। तो वही बात एमिशंस गैप रिपोर्ट ने बताई है। आपको क्या याद रखना है, कौन रिलीज करता है और क्या इनके पॉइंट्स थे, कि इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो ऑब्वियसली इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज तो भाई साहब मुश्किल ही है, मतलब मुश्किल मतलब एफर्ट्स बहुत लगेंगे। जो चाह रहे हैं वो करना बहुत जरूरी है। तो G20 की जितनी भी कंट्री हैं आके प्लेज ले ली। पता है क्या प्लेज ली थी, अभी G20 हुआ था ना अपने यहाँ पर, तो सारी कंट्रीज ने मिलकर के प्लेज ली, नेट जीरो प्लेज। हंसी नहीं आ रही आपको, नेट जीरो। हो सकता है अभी कंसिस्टेंट हो सकते हैं इस टारगेट के ऊपर कि नेट जीरो पे ले आए। तो वही है ना, वही बात है, नेट जीरो नहीं कर पा रहे अभी। यही इस रिपोर्ट में बोला है कि कोई भी कंट्री इस बात पे खरी नहीं उतर रही है, सिर्फ बोल बोल के निकल लिए सब लोग, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। इस पे तो केस तक चल रहे हैं, कितने लोगों ने इस पे केस भी दिया है कि भाई जो लोग हैं, कंट्रीज हैं, वो कुछ नहीं कर रही हैं एफर्ट्स इसको रिड्यूस करने के लिए, मतलब कुछ नहीं का इन द सेंस की बहुत कम एफर्ट्स कर रही है इसको रिड्यूस करने के लिए। तो वही चीज है इसमें, ठीक है। इसको भी पढ़ लीजिएगा, लर्न करना है इसको भी, लिख लीजिए, इसको सारे को पता होना चाहिए। अगला भाई, अभी हाल फिलहाल में हमारी जो आईआईटी रोपर की जो रोपर कहाँ पे है, पंजाब में है, इसलिए सतलुज नदी के किनारे इन्होंने एक अलग से मटेरियल को डिस्कवर किया है। मटेरियल का नाम है टैंटेलम। टैंटेलम मेटल एक डिस्कवर हुआ है, ठीक है। टेंटेलम मेटल जो सतलुज रिवर के अराउंड है, क्योंकि ये रिवर पंजाब में मैक्सिमम फ्लो करती है, तो इसका क्या यूज होगा या क्या है वो सब देख लेते हैं। इसका सिंबल है टीए, एटॉमिक नंबर है 73, और ये क्रूशियल मटेरियल है क्योंकि बहुत रेयर है, कम मिलता है, और ये कोरोजन रेसिस्टेंट है। इस पे कभी भी कोरोजन होता है ना, जो एक कह लो आपकी उस पे एक परत नहीं जमती है आयरन की तरह, और ये कभी खराब नहीं होता है, हार्ड है और अच्छी खासी शाइन भी है इसमें। सतलुज रिवर के किनारे मिला है, इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हमारे कैपेसिटर और रेजिस्टर्स होते हैं, उसमें इसका काफी अच्छा इस्तेमाल चल रहा है। तो रिवर के अराउंड मिला है, काफी अच्छी बड़ी डिस्कवरी हुई है, तो हमें ये पता होना चाहिए किसने डिस्कवर किया। ठीक है, टीम पहुंची थी वहां पर। और ये टैंटेलम मटेरियल कैसा है, ग्रे कलर का होता है, रेयर मिलता है, छोटी छोटी क्वांटिटीज में मिलता है, बहुत ज्यादा नहीं मिलता। हम इसको ज्वेलरी में और एयरक्राफ्ट बनाने में, मेडिकल में, काफी सारी जगह पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सतलुज रिवर में मिला है। और अभी क्या है ना कि टैंटेलम अभी हमको जो लेके आना पड़ता है, वो हम ज्यादातर बाहर से ही मंगवाते हैं। रिलायंस की जो इंडस्ट्रीज है, वो सबसे ज्यादा इसको इम्पोर्ट करवाती है। तो अभी क्या है कि हम लोग बहुत ज्यादा पिछड़े हो जाते हैं इन सब चीजों में। तो अभी अगर हम ये कुछ मटेरियल्स और मिनरल्स अपने देश में मिलने शुरू हो जाएंगे, तो बाहर से मंगवाना कम हो जाएगा, बाहर से मंगवाएंगे नहीं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और अपने ही लोगों को फायदा मिलेगा। तो फ्यूचर इसका जो एक इम्पोर्टेंस है वो हमारे लिए काफी है। तो आपको टैंटेलम मटेरियल के बारे में याद रखना है, कहाँ पे मिला है ये याद रखना है, इसका एटॉमिक नंबर, इसका सिंबल भी लर्न कर लीजिए। ओके, चलो। अब आप थोड़ा सा मैं सतलुज रिवर के बारे में बता दूं, क्योंकि सतलुज रिवर अभी हमने बताया कि वहां मिला है, तो मैं आपको थोड़ा सा सतलुज रिवर के बारे में बता दूं। सतलुज रिवर इंडिया से ओरिजिनेट नहीं होती है। जैसे इंडस लेक मानसरोवर से निकलती है, ऐसे ही सतलुज भी मानसरोवर के पास में राका लेक है, वहां पे निकलती है। तिब्बत में इसका नाम लांगचेंग खब्बाब होता है, मतलब चाइना में जो रीजन है वहां पे इसका नाम जो है क्या है, लांगचे खम्बाब। इंडिया में आके इसका नाम सतलुज पड़ जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया में ये कौन सी जगह से एंटर करती है। तो देखो, ये एंटर करती है सबसे पहले हिमाचल में, और हिमाचल में एक पास है जिसके थ्रू ये एंटर करती है इंडिया में, जिसका नाम है शिपकीला। ये है पास का नाम, शिपकीला से ये एंटर होके इंडिया में हिमाचल में आती है। और देखो मैं बना देती हूँ, ये निकली यहाँ से, ये है ड्राकस मानसरोवर, चाइना तिब्बत।
ये यहां से निकल के ऐसे आती है। ये है हिमाचल प्रदेश, ये है पंजाब, और ये है पाकिस्तान। ठीक है, बाहर चली जाती है। इसको बीच में ही पंजाब में एक जगह पर ऊपर से मिलती है, सॉरी, मैं इसको ऊपर की तरफ बना देती हूँ क्योंकि ऊपर से ही मिलती है। पंजाब में एक जगह है हरीके, हरीके बैरेज, वहां पे ब्यास नदी सतलुज नदी को मिल जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इस नदी पे, सतलुज नदी पे एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है भाखड़ा नांगल डैम, जिसकी वजह से पंजाब राजस्थान हरियाणा के इलाके में इरिगेशन सिंचाई के लिए पूरा जो है अरा दिया जाता है। ठीक है, ये कहाँ मिल जाती है? पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान में किसको मिल जाती है? चेनाब नदी को मिल जाती है। किसको? चेनाब को। सीधा ये इंडस में नहीं मिलती है, ये भी दिमाग में रखिएगा। ठीक है, चलो, सतलुज के बारे में क्लियर हुआ, कहाँ से निकलती है, क्या क्या चीज है याद रखिएगा। कहाँ से निकलती है? राकस लेक। अच्छा, एक मैं और चीज बता दूं, राकस तो लेक हो गई, लेक में एक पीक है, वहां से निकलती है। ये आपको इन्फॉर्मेशन बुक्स में नहीं मिलेगी, इसलिए मैं यहाँ बता रही हूँ। कौन सी पीक से निकलती है? कांगरीन बुक, कांगरीन बुक पीक, ये राकस नदी के वहां पे जगह है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो ये नदी है सतलुज, वो ओरिजिनेट होती है, उसका उद्गम होता है। समझे भाई? चलो, बढ़े आगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये एक ऐसी नदी है जो पहाड़ों को काट के आती है, इसीलिए इसका नाम क्या है? पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है, एंटीसीडेंट नदी। एंटीसीडेंट मतलब कि ऐसी नदी जो हिमालयास के बनने से पहले से बनी हुई है, बहुत पुरानी नदी है। ठीक है, मतलब पहाड़ों को काट करके ये अपना रास्ता बनाते हुए, अपना पूरा काम करते हुए निकल के आती है। ठीक है, चलो, बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पे। एक है रेसिंग कॉन्टेस्ट। हाँ, ये बड़ा न्यूज में चल रहा था। जैसे जल्लीकट्टू मैंने अपने पहले के लेक्चर्स में कवर अप कराया, जल्लीकट्टू भी ना तमिलनाडु में होता है। बुल टेमिंग फेस्टिवल, सींग से जो है बुल को कंट्रोल करना होता है। ऐसे ही कंबाला भी एक ऐसे ही फेस्टिवल है जो कि कर्नाटका और बेंगलोर में मनाया जाता है। कर्नाटका के डिस्ट्रिक्ट्स दक्षिण कन्नड़, उडुपी, वहां पे मनाया जाता है शिव जी को। ये भगवान शिव को डेडिकेटेड है पूरा। और ये मॉनसून के बाद मनाया जाता है वहां पर। इसमें होता क्या है कि बफेलोज जो होती हैं, उनकी एक रेस कराई जाती है। और ये जो है पूरा, असल में पूरे स्पॉन्सर कौन करते हैं? तुलवा के जमींदार, तुलवा के लैंडलॉर्ड, जिसको स्पॉन्सर करके पूरा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, ये असल में एक उस जगह की जाती है जो कि पैडी प्लेस होती है। पैडी मतलब जहाँ पे राइस उगाए जाते हैं, वहां पे किया जाता है। ठीक है, उस पूरे रीजन में छोटी छोटी जगह पे खूब कंबाला एक एसोसिएशन बनी हुई है, 18 एसोसिएशन करीब है कर्नाटका में, जहाँ पे इस पूरे को ऑर्गेनाइज होता है। तो कंबाला भी याद रखना, जैसे आप लोगों ने जलीकट्टू लर्न किया हुआ है, ऐसे इसको भी लर्न कर लेना, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? चलो, बढ़ते हैं आगे। लचित दिवस, ये भी बड़ा ही जरूरी है, मैं आपको ये लचित दिवस के बारे में भी समझा देती हूँ। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ से एक अलग से अ, दिवस मनाना मतलब मनाया जाता है, जो कि बहुत कम बच्चों को पता है, इसलिए मैं अभी करवा रही हूँ। एक पर्सन है लचित बोरफुकान। ठीक है, यहाँ पे पढ़ सकते हो आप इनके बारे में। एक सेकंड रुकेंगे, यहाँ यहाँ पढ़ सकते हो। लचित बोरफुकान जो है, उनके जन्म दिवस पर मतलब कि 24 नवंबर को लचित दिवस मनाया जाता है। लचित बोरफुकान कौन थे? ये अहोम किंगडम के थे। अहोम किंगडम कहाँ के होते हैं? आसाम के। वहां पर इन्होंने एक बैटल ऑफ सरायघाट लड़ी थी मुगलों के साथ। ठीक है, 1671 में बैटल्स थी, खूब इनके साथ लड़ाइयां हुई हैं, लेकिन बैटल ऑफ सरायघाट एक ऐसी बैटल थी जो कि ये जीत गए थे। बहुत जबरदस्त जीत हुई थी लचित बारफुकान की। तो उन 1671 में हुई है, और उसके एक साल बाद उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन इन्होंने बहुत जबरदस्त एक ब्रेवरी की मिसाल हमारे सामने रखी थी, तो उस दिन से इनके बर्थडे वाले दिन लचित दिवस मनाया जाता है असम में। क्लियर हुआ? अहोम किंगडम को रिप्रेजेंट करते हुए। तो लचित दिवस इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उनको एक ट्रिब्यूट देने के लिए इस पूरे को यहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है, बस छोटा सा आर्टिकल था, पर लर्न तो करना ही पड़ेगा। सवाल तो बन सकते हैं, बैटल ऑफ सराय घाट पूछा जा सकता है, कहाँ पे हुई, किसके साथ हुई, क्या था। ठीक है, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में ही पूछा गया था। गुरु नानक देव की जो शिक्षाएं हैं वो क्या थी?
और समकालीन दुनिया में उनकी शिक्षाओं का क्या महत्व है। क्योंकि अभी गुरु नानक देव जयंती जो है वो मनाई गई है अभी हाल फिलहाल में ही, तो उससे जुड़ा हुआ मैं आपको बता रही हूँ कि प्रीवियस ईयर मेंस में क्वेश्चन भी आया। ठीक है, तो वही चीज है कि मैं सोचा कि आपको बता दूं कि ऐसा भी बन सकता है ना, क्वेश्चन बन सकता है। तो गुरु पूरब कहते हैं इनको। गुरु पूरब जो है खूब 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 हर्षोल्लास से मनाया जाता है। जैसे इस बार 27 नवंबर को मनाया गया था, तो उसी से जुड़ा हुआ पूरा गुरु नानक के बारे में आपको मैं बता दूं। सिखिज्म के फाउंडर है गुरु नानक के। सिख के 10 गुरु में से फर्स्ट गुरु ये कहे जाते हैं, और इनके बर्थडे को गुरुपूरब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वो लाहौर में हुआ था। तालवंडी राय भोल एक जगह है, अब इसका नाम नानकाना साहिब पड़ चुका है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और उसके बाद इनकी जो मृत्यु है वो 1539 करतारपुर में हुई थी। करतारपुर पाकिस्तान में ही है। ठीक है, इन्होंने खूब जो है काम किया है लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, जिसका नाम है एक ओंकार। एक ओंकार क्या मतलब होता है इसका? एक ही भगवान, वन गॉड, एक ही भगवान पे फोकस करो। और इन्होंने सबके साथ सिर्फ और सिर्फ यही समझाया है कि आप सभी लोगों को एक ही इंसान पे, एक ही भगवान पे भरोसा रखना है। इन्होंने शब्द कहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब में, उन शब्द को खूब तरीके से लिखा गया है, लोगों तक अवेलेबल कराए गए हैं। तो गुरु नानक देव जी, इनको भी आप लोगों को पढ़ के जाना है। इनसे भी, इनकी टीचिंग्स पे खूब क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, भक्ति सेन जब आप पढ़ते हो तो आप इनको कंप्लीट करोगे। और ये भी याद रखना कि इन्होंने क्या क्या चीजें बताई हैं। इन्होंने जो जो इम्पोर्टेंट टीचिंग्स है, जैसे ये है इनकी टीचिंग, इन्होंने आदि ग्रंथ भी लिखी जो कि आगे चल के गुरु अर्जुन देव फिफ्थ सिख गुरु ने कंपाइल करी थी। गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से अब उनको जानते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करके जो 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, उनके द्वारा कंप्लीट की गई। तो गुरु नानक देव की टीचिंग्स क्या है? इन्होंने हमें मानवता को जीना सिखाया और सिख धर्म की नींव रखी। इन्होंने बताया कि ईश्वर एक है, धर्म, सामाजिक निष्पक्षता, निस्वार्थ सेवा करना कितना जरूरी है हमारे लिए। इन्होंने बताया निर्गुण भक्ति होती है, भगवान का कोई रूप नहीं होता भक्ति करने के लिए। इन्होंने बस ये बोला कि आप सिर्फ और सिर्फ बिना रूप के नाम जपो। इन्होंने नाम जपना लोगों को सिखाया। ठीक है, इन्होंने मूर्ति पूजन बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे। ये तीर्थ यात्रा में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे। बस इन्होंने ये बोला कि नाम जपो, जिससे क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि भगवान आपके ही आसपास है। तो इन्होंने ये चीज के लिए बोला, इन्होंने एक रास्ता दिखाया कि इस संसार में किस तरीके से आप बता सकते हो आगे। इन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच में कोई भेदभाव नहीं रखा। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों को ही यहाँ पर आगे बढ़ाना दिया। गुरु ग्रंथ साहिब में इन्होंने काफी बातें लिखी थी, यही हमसे तो पूछा गया। देखो इस क्वेश्चन में टीचिंग्स, इनकी आपको टीचिंग्स बतानी है, तो टीचिंग में आप यही बताओगे नाम जपना। ठीक है, इन्होंने ये सब बताया, ये देखो मैंने यहाँ पूरा लिखा है, ये बताएंगे आप टीचिंग्स में। भगवान का नाम जपना, वाहे गुरु सतनाम, इन्होंने भगवान के नाम में वाहे गुरु सतनाम के ऊपर बात कही है। और ये आप रीड करो, स्मरण करना, दोहराव करना, हमेशा यही बोलते रहो, जिससे आप भगवान के काफी करीब अपने आप को मानोगे। कीरत करनी इन्होंने बोला, मतलब कि आप सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ भी खा रहे हो तो वो ईमानदारी और मेहनत का होना चाहिए। हम एक, मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा, पर एक शब्द होता है ना हराम की कमाई, वो नहीं होना चाहिए। इनका सिर्फ यही कहना था कि ईमानदारी और मेहनत की जो काम होता है ना, वो जिंदगी भर साथ देता है। तो इन्होंने ये टॉपिक्स पे रखा फोकस, सोसाइटी में बहुत कंट्रीब्यूट करा। इन्होंने एक सेवा शुरू करवाई थी, यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो, मैंने सब लिख दिया है इधर। कीरत करनी तो इन्होंने बोला ही बोला, या आप रीड करो पूरा। इन्होंने बोला यहाँ पर वंद चखना। वंद चखना मतलब कि शेयरिंग इज केयरिंग कहते हैं ना, कि हर समय सिर्फ लोगों के साथ शेयरिंग करो, साझा करो लोगों के साथ। इन्होंने लंगर की सेवा शुरू कराई। आप सभी लोग जानते हैं लंगर, लंगर खाया भी होगा। लंगर होता है कि सब लोगों को एक बिठा करके खाना खिलाना। खाना खिलाने से बड़ा पुण्य कुछ हो ही नहीं सकता, खाना और पानी। तो वो सेवा इन्होंने शुरू करी, और आज भी गुरुद्वारे में ये सेवा जारी है। लोग इसमें इतना दान दे के आते हैं, इवन मैंने भी कई बार दिया है। तो इतना दान देने के बाद वहां पर आप सेवा करते हैं। ठीक है, दूसरा इन्होंने संगत बोला, संगत जो कि आकर के सत्संग को सुनती है। इन्होंने एक और शब्द दिया पंगत, जिसका मतलब होता है कि ऊंच नीच में कभी भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, इन्होंने ही बोला, इनका जो पूरा काम था वो सिर्फ और सिर्फ वसुधैव कुटुंबकम की अर्थ एक ही है उस पे ध्यान देता है। इन्होंने वुमेन की इक्वालिटी पे भी खूब काम किया है। इन्होंने इन इक्वालिटी को खत्म करके कीरत करो, नाम जपो, वंद चखो,
इस पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया, और सेवा सबसे बड़ा पुण्य है, उसके ऊपर भी बात करी है। तो ये सारी बातें थी जो इन्होंने अपने टीचिंग्स में कही है, और इनका आज ये रेलिवेंस है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर भी कुछ ऐसे ही लिखना है, जितना कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है अभी, बताए हैं टॉपिक्स, उन्हीं पे आपको आंसर अपना कंप्लीट करना है, समझे? चलो, ये आप पढ़ सकते हो, मैंने ये लिख दिया यहाँ पर भी। लंगर, बंद, चखना, ये सब कुछ वीडियो पॉज करो और इस पूरी स्लाइड को एक बार रीड करो। समझा दिया है मैंने, बट आप लोग भी एक बार रीड करोगे तो आपको भी अच्छे से और समझ में आएगा। ठीक है, बाकी लास्ट है हम लोगों का आर्टिकल आज का, जीआई टैग के ऊपर। अभी हाल फिलहाल में ओनाता करो सीसेम, ये क्या होता है? एक तिल होता है, ये केरल के एक बहुत ही फेमस तिल है, जिसको जीआई टैग दिया गया। तो हमसे क्या पूछा जाएगा, कहाँ से बिलोंग करता है? ओनाटा करा तिल जो है, ये अलापुजा कोल्लम, केरला से बिलोंग करता है, जिसमें बहुत अच्छे अमाउंट में ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड और पाल्मोटिक एसिड है, जो कि हमारे न्यूट्रिशन बेनिफिट्स के लिए है। तो ये एक छोटा सा आर्टिकल भी दिमाग में रखना है। राइट, तो ये थे हमारे नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स। नवंबर का पूरा महीना कंप्लीट हो गया है, 3 वीक्स के ऑलरेडी अपलोड हो गए, और ये चौथा हफ्ता भी अपलोड हो गया, और जल्द ही दिसंबर के पहले महीने के करंट अफेयर्स अपलोड होंगे। और जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि इंडिया यूएस की जॉइंट एक्सरसाइजेस के जो नाम है, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले लेक्चर में। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।